नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ FMA की सीरीज़ में कि ये जो नया FMA का वर्जन है 2019 वर्जन, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या कारण है जिस कारण से वो चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे कि उसको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जब हम चैलेंजेस की बात कर सकते हैं तो अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो बहुत लेटेस्ट चैलेंज चल रहा है वो कोविड का चल रहा है और किसी को नहीं पता कि उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या किया जाए। मास्क पहनने से भी क्या हम बच सकते हैं, डबल वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हम बच सकते हैं नहीं बच सकते, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन क्या इन सब के बावजूद कि हमें क्लैरिटी नहीं है, क्या हम हार मान जाते हैं या हम कहते हैं कि नहीं, कैसे भी करके हमें इस कोविड को हराना है, हमें उससे हारना नहीं है। कुछ ऐसा ही FMA के साथ है, क्योंकि ये वर्जन 2019 जून में आया था और 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत कम है इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं 6 की कारण बताऊंगा कि जो चैलेंजेस हैं इस समय इंडस्ट्री जो फेस कर रही है, उसके क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं और क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि हम उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉसिबल चैलेंज इंडस्ट्री को फेस कर रही है इस समय, वो चैलेंज इस बात का है कि कोई क्लैरिटी नहीं है उसकी टारगेट डेट के बारे में। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो अगर आप FMA का फर्स्ट एडिशन देखेंगे, उसके पेज नंबर 22 में जो क्लॉज नंबर 1.3.5 है, वहाँ पर इवन दो गाइडलाइंस तो लिखी हैं बहुत सारी, लेकिन बहुत क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी डेटा उसके बाद सिर्फ नया ही बनेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड कर सकती है कि भाई ये हमारा इंटरनल टारगेट डेट है, इसके बाद जब भी FMA बनेगा वो नए वर्जन से बनेगा। या इसके अलावा जो OEMs हैं, जो IATF सब्सक्राइबिंग OEM हैं या जो Tier 1 हैं, जो अपने नीचे कस्टमर्स को, सप्लायर्स को बोलते हैं कि उन्हें FMA बनाना है, वहाँ पर वो कोई टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कि कब तक पुराना वाला FMA चलेगा और उसके बाद जितने भी FMA हैं उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। जो दूसरा की चैलेंज है वो ये है कि ये जो IATF सब्सक्राइबिंग OEMs हैं, जो ओवरऑल ड्राइव करते हैं पूरे सिस्टम को, उनकी तरफ से भी कोई क्लैरिटी या कोई गाइडलाइन नहीं है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए। और इसके क्या पॉसिबल कॉज हो सकते हैं अगर उसको अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इवन दो ये रिलीज़ हो गया था जून 2019 में, लेकिन अगर आप IATF सब्सक्राइबिंग OEM के CSR में देखेंगे तो बहुत रिसेंटली तक किसी ने भी इसके बारे में बात ही नहीं की कि ये कब तक इम्प्लीमेंट होना है। देन सेकेंडली, अनऑफिशियली ऐसे बहुत जगह हुआ है कि OEMs ने वो FMA को रिजेक्ट किया अगर Tier 1 या Tier 2 ने उसको नए वर्जन में बना के दिया, क्योंकि उनकी खुद की कॉम्पिटेंस इस समय नहीं थी उस FMA को पढ़ने के लिए। क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसको डील करने के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो IATF सब्सक्राइबिंग हुई हैं उन सबको कोई डेडलाइन देनी चाहिए बाय AIG एंड VDA के आपके CSR के अंदर ये स्पेसिफिक डेडलाइन आनी ही चाहिए कि कब से इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है 100%। जब तक वो नहीं आएगा काम नहीं चलेगा। देन सेकेंडली, अगर हम देखेंगे ऑफ लेट कुछ OEMs ने, जैसे कि हम रेनो की बात करें, स्टेलेंटिस में अगर पीजो की बात करें, और फोर्ड ने अब डिफ़ाइन किया है अपने रिसेंट CSR के अंदर कि हमें लेटेस्ट वाला FMA को यूज़ करना है। देन इसके अलावा और जो लोकल अलग अलग कंट्रीज़ में जो OEMs होते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे मारुति सुजुकी है, TVS मोटर्स हैं, इन्होंने भी अब डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो ये सेम चीज़ बाकी OEMs में भी जानी चाहिए जिससे कि ये पर्टिकुलर FMA अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। जो तीसरा की चैलेंज है वो ये है कि अनलाइक जो फोर्थ एडिशन था FMA का, ये जो फर्स्ट एडिशन है कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा लेंदी है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी चैलेंजिंग है इसको करना। क्या उसके पॉसिबल कॉज हैं जिस कारण से ऐसा हो रहा है? तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अगर आप देखेंगे पुराने FMA से करीब 100 पेज ज़्यादा एडिशनल ऐड हो गए हैं इसके अंदर। एक MSR करके एक और FMA ऐड हो गया इसके अंदर। और अगर देखा जाए पिछले वर्जन के कंपैरिजन में, तो आज भी पिछले वर्जन में भी जब हम बात करते हैं RPN वैल्यू के, रिस्क प्रायोरिटी नंबर की, तो रिस्क प्रायोरिटी नंबर आज भी एक्चुअल नहीं आता है। तो हम सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की रैंकिंग वो डालते हैं जिससे कि RPN वो आए जो हमें सूट करे, मे बी 100 से नीचे आए।
और आज भी लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं है फेलियर मोड, फेलियर इफेक्ट एंड फेलियर कॉज के लिंकेज के बारे में। तो जब नया एडिशन आ जाएगा तो और नए चैलेंज आ जाते हैं। क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। बदलाव तो रहेगा और हमें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। देन सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम इसकी ट्रेनिंग ले सकें, किस तरीके से उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। मे बी एक कोर हम CFT एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको कोई हम ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं और वो फिर मिल के पहले ट्रेनिंग लें एंड देन वो लोगों को आगे टीच करें। क्योंकि जब हम किसी को टीच करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लर्निंग होती है हमारी होती है। वो एक तरीका हो सकता है जिसके बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। एंड देन टॉप मैनेजमेंट को भी इसके अंदर इंगेज कर सकते हैं कि क्या टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि इसकी कोई डेडलाइन होनी चाहिए जिससे कि हमें इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, वो भी इसको हेल्प कर सकता है। जो चौथा और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस कारण से अभी तक ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, वो है टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट या टॉप मैनेजमेंट की सीरियसनेस विद रिस्पेक्ट टू FMEA इन जनरल। और इसके पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि जो FMEA का जो आउटपुट होता है, जब हम पोटेंशियल फेलियर्स की बात करते हैं या जो टारगेट डेट्स की बात करते हैं, रिकमेंडेड एक्शन की बात करते हैं, जनरली वो मैनेजमेंट रिव्यू में कभी इनपुट होता ही नहीं। और अगर होता भी है तो कभी भी उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। टॉप मैनेजमेंट कभी भी लिंक नहीं करता FMEA के इफेक्टिवनेस को विद कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। एंड देन ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ पर इस बात को मैनेजमेंट फोकस करे कि भाई अगर FMEA इफेक्टिवली नहीं हुआ तो किसी को क्वेश्चन किया जाएगा या किसी को कहा जाएगा कि भाई आपने FMEA क्यों नहीं इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया। क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, जिसके अंदर हम अप्रेजर कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट की बात करते हैं, या हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की बात करते हैं, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर, उसको हमें आइडेंटिफाई करना और उसको लिंक करना है FMEA से कि किस तरीके से FMEA को इम्प्लीमेंट करने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई है। देन जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वारंटी आ रही है या अगर रिकॉल भी आता है तो उसको हमें लिंक करना है विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिवनेस ऑफ FMEA। देन इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि FMEA के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से क्या कंपनी की ओवरऑल जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, उसको हमें लिंक करने की ज़रूरत है। देन जो भी टारगेट प्राइस न्यू डेवलपमेंट में हमारा सेट हो सकता है, क्या हम FMEA को यूज़ करके कुछ वेस्टेजेस को और कम कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट और बेनिफिशियल हो सके और यूज़फुल हो सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन जो अगला की चैलेंज आता है वो आता है कि जो लिंक है काफ़ी कुछ पिछले वाले से, कि जब भी हम FMEA को इम्प्लीमेंट करते हैं क्या कोई टेंजिबल बेनिफिट हमें दिखता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से ये फ़र्क आएगा। अगर वो नहीं आता तो वो भी एक की चैलेंज रहता है। अगर उसकी बात करें क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं उसके, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि क्या कस्टमर इस बात को इम्पोर्टेंस देता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इफेक्टिवली FMEA को इम्प्लीमेंट किया नहीं किया। अगर वो नहीं करता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी लगता है कि उससे क्या बेनिफिट होगा। जो भी कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेलियर्स आ रहे हैं, जो रिजेक्शंस हो रही हैं, जो वारंटी आ रही हैं, जो भी लेसन लर्न हमने किए, क्या वो इनपुट आ रहा है FMEA के अंदर या नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई टेंजिबल बेनिफिट उसका नहीं मिल रहा है। एंड देन लास्टली अगर हम आज भी ये सोचते हैं कि FMEA और का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ कस्टमर को और ऑडिटर्स को खुश करना है, तो भी हम कभी टेंजिबल बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ इंडस्ट्री के पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें FMEA को लिंक करना चाहिए APQP के 5 फेजेस से कि किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिवली। देन हमें ये भी देखना है कि जब भी हम FMEA को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या उससे हमारी परफॉर्मेंस में, रोबस्टनेस में, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। क्या जो भी हम FMEA को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो सप्लायर का पीपा है, जो कस्टमर की ऑडिट्स हैं, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है और या ओवरऑल कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। और अगर मैं बात करूँ आखिरी और छठे की चैलेंज के बारे में, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी ऑफ द यूज़र। क्योंकि इन जनरल जो भी FMEA को यूज़ कर रहा है, अगर उन लोगों को FMEA के बारे में जानकारी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो एक कभी भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। कुछ पॉसिबल कॉज की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग का सिस्टम ही नहीं है FMEA के बारे में।
देन कभी भी किसी ने इस बात को कोशिश नहीं की समझने की कि एफएमए को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे हम ब्लॉक डायग्राम, पैरामीटर डायग्राम, प्रोसेस फ्लो चार्ट की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कभी भी हमें ठीक से उसका पर्पस या उसका जो ओवरऑल बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें फोकस करना चाहिए ट्रेनिंग्स पे, हमें डिफरेंट वर्कशॉप्स प्लान करनी चाहिए जिसका मेन इंटेंट सिर्फ ये नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाए, बट प्रैक्टिकली उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाए। और मे बी कंपनी सोच सकती है कोई इंसेंटिव्स के बारे में भी कि अगर एफएमए इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है और उससे कहीं ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट होता है तो जो भी कोर टीम है जो एफएमए में काम कर रही है उसको इस बारे में कुछ मैसेज दिया जाएगा कि हाँ उन्होंने एक अच्छा काम किया और उनको कोई इंसेंटिव भी दिया जाएगा, रिकॉग्निशन भी दिया जाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैंने आज बात की है कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में। जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट, विद रिस्पेक्ट टू आईटी सब्सक्राइबिंग ओईएम की क्लैरिटी, विद रिस्पेक्ट टू कि उन्हें कब से इंप्लीमेंट करना है। जो एफएमए का अपने आप मैनुअल की गाइडलाइन है जहाँ क्लैरिटी आनी चाहिए कि कब से उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, लोगों की कॉम्पिटेंस और इस बात को समझना कि इसके क्या टेंजिबल बेनिफिट आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो एफएमए की इसी सीरीज़ में रहेगा और मैं बात करने वाला हूँ एक्शन प्रायोरिटी के ऊपर स्पेसिफिकली। पहले आरपीएन होता था, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जो अब नए वर्जन में एक्शन प्रायोरिटी आ गया, तो इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग मिलेगा आपको, और वहाँ पर जो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।